हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। एक गिवन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। मतलब एक स्ट्रिंग का डेटा आपको सेकंड स्ट्रिंग में कहीं पर कॉपी करना है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस काम को हम करेंगे फंक्शन के थ्रू। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो किसी गिवन स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर पाए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या बोलता है। सेम कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन अवेलेबल है। हम लोग उसको भी समझेंगे यहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। और हम खुद का एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे जो जो कि जिसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हमारा खुद का एक फंक्शन बनाएंगे जो एक गिवन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेगा। अब जब इस काम को आप फंक्शन के थ्रू करेंगे तो फिर हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। और जब मैं पूरी स्ट्रिंग कॉपी कर चुका हूँगा तो स्ट्रिंग को रिटर्न करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में नोटिस किया होगा। आपने कुछ और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स की अगर प्रैक्टिस की होगी तो हमने समझा होगा कि फंक्शन बॉडी में अगर मैं सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करता हूँ तो पॉसिबल है। एक कंप्लीट स्ट्रिंग को मुझे फंक्शन से रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड कॉपी फंक्शन है उसे भी हम समझेंगे कि उसका भी रिटर्न टाइप वॉइड होगा, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं होगा। सिमिलर हम किसको डिज़ाइन करेंगे? हमारे खुद के एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। तो देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हम चाह रहे हैं स्ट्रिंग वन गिवन है, ये उसकी एड्रेसिंग की हुई है मेन प्रोग्राम के हिसाब से कि एक एक कैरेक्टर के हिसाब से 100, 10, 1, 2 और जो भी टोटल आपने लिमिट ली होगी उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेशन होगा। हमने ले लिया ओसोप, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा एक बहुत पुराना ब्रांड है, 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये ओसोप को मुझे कॉपी करना है कहाँ पर? STR2 में। ये प्रॉब्लम छोटी सी सेम जो यहाँ दिख रहा है STR1 में आपको, ये मुझे कॉपी करना है STR2 में। दोनों के इंडेक्स आपको क्लियर है, STR1011, STR12 इंडेक्स वाइज। एड्रेसिंग की बात होगी तो 100 से 105 तक ऐसा, और आगे भी जा सकता है। STR20, STR21 इन लोकेशन पे लाके डेटा रखना है। लेकिन जब हम फंक्शन में काम करते हैं तो इंडेक्स के बजाय हम किस पे काम करते हैं? एड्रेस पे। तो हमारे पास एड्रेस अवेलेबल होंगे 200, 201, 202। इस तरीके से हमें वर्क करना है, डेटा कॉपी करना है। तो मेन प्रोग्राम तो बहुत आसान है, सिंपल है। मेन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने डिक्लेयर किया है केयर STR1 और STR2। और एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको पहले भी लिख सकते थे, एक ही बात है डिक्लेरेशन। हमने नाम दे दिया STR_कॉपी और STR1 का बेस एड्रेस भेजा हमने यहाँ पर और STR2 का बेस एड्रेस भेजा। अरे जब भी ग्रुप डेटा को फंक्शन के थ्रू हम हैंडल करते हैं तो हमारी ज़रूरत क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर कि आपको दोनों स्ट्रिंग के बेस एड्रेस पास करना पड़ेंगे। तो STR1 का बेस एड्रेस पास कर दिया, STR2 का कर दिया। और अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर समझिए। हमने यूज़र से फर्स्ट स्ट्रिंग मांगी या एंटर एनी स्ट्रिंग, जो भी गिवन है। और इनपुट लेना तो क्लियर है आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया अभी हमने। STR1 को इनपुट ले लिया। अब आप क्या चाहते हो यहाँ पर कि STR1 का डेटा STR2 में कॉपी हो जाए। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, STR_CPY। इसको समझना आप, मैं यहाँ से हटाऊंगा भी इसको भी वापस। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है STR_CPY। और इसको समझना क्या रूल है इसका।
str2 str1 को असाइन होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर तो str2 और सेकंड str1 है, और ये कॉपी होगी str1 से str2 में। पैरामीटर पासिंग को ध्यान रखना स्टैंडर्ड में। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड। क्यों होगा? क्योंकि जब डेटा हम str1 का str2 में कॉपी करेंगे तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एक्चुअल जो str2 मैंने पास की है उसी लोकेशन पे पूरा डेटा मॉडिफाई होगा। मतलब ये बाय रेफरेंस पास होने का फ़ायदा क्या हुआ? जितनी स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ उन सब में मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम str1 को str2 में कॉपी करें। ये स्टैंडर्ड है, हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। हम str1 का एड्रेस भेजेंगे फर्स्ट पैरामीटर को और str2 का सेकंड को। हम जो बनाएंगे वो पहले को दूसरे में कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? दूसरा पैरामीटर फर्स्ट में कॉपी हो रहा है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। हाँ, इसको यूज़ करने के लिए आपको string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग को जब आप कॉपी करते हो तो जो स्ट्रिंग गिवन है वो सेकंड पैरामीटर के रूप में आएगी, जो स्ट्रिंग फर्स्ट है वो जो हमारी टारगेट स्ट्रिंग है जिसमें आपको डेटा कॉपी करना है वो ये फर्स्ट पैरामीटर ग्रुप में आएगी str2। और रिटर्न टाइप इस फंक्शन का कितना होगा? क्या होगा? वॉइड। ये क्लियर है? अब अगर मैं यही काम स्टैंडर्ड फंक्शन से कर दूं तो यहाँ पर तो str2 पहले पास करूँगा, फिर पास करूँगा str1 विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। अब जब रिटर्न नहीं होगा तो कैच भी नहीं होगा। क्लियर? ये अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो ऊपर आप हैश इंक्लूड string.h लेना जरूरी है। यहाँ पर कब लेते हैं हम लोग? हेडर फाइल को जब उससे रिलेटेड फंक्शन हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो, यूज़ कर रहे हो इनको, लाइक printf, scanf, getsh, getch conio.h में अवेलेबल है। तो ये str1 का डेटा str2 में कॉपी हो गया। अब तो काम आसान है, प्रोग्राम इतना भी चलेगा आपका। नाउ str2 इक्वल टू %s। ये दोस्तों हमारा मेन प्रोग्राम हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनपुट में आपको एक स्ट्रिंग लेना है। हमने दोनों स्ट्रिंग के बेस एड्रेस पास की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में, वहाँ उसने उसको कॉपी किया। डिक्लेरेशन के लिए string.h इंक्लूड कर ली। इसके लिए जब मैं खुद का बनूंगा तो string.h इंक्लूड नहीं करना है। अब जब डेटा कॉपी हो गया str2 में तो ये str2 का डेटा यहाँ प्रिंट हो जाएगा आके, और फिनिश, मेन का एंड। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब हम क्या चाह रहे हैं, क्या चेंज किया हमने यहाँ पर? नाउ वी विल डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि हमें सीखना है इंटरनली ये सब कैसे होता है। जब इंटरनल कॉन्सेप्ट पता होगा तभी फ़ायदा है स्ट्रिंग के साथ काम करने में। तो जब यूज़र डिफाइंड की बात करेंगे तो ये हेडर फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या चेंज हो गया? अब str_, कॉपी, और हमने हमारे फंक्शन में क्या कर दिया? करना वही str1 को str2 में कॉपी करना है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड से थोड़ा इसको डिफरेंट बना लिया ताकि हम str1 को कहाँ कॉपी कर पाएँ? str2 में। काम इंटरनली वही होगा, सिर्फ पैरामीटर का ऑर्डर है। तो स्टैंडर्ड का ऑर्डर आपको समझ में आ गया। दिस इज अवर इनपुट स्ट्रिंग एज अ सेकेंड पैरामीटर, जो फर्स्ट है वो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है। क्लियर? और सेम रिटर्न टाइप वॉइड है। अब ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड के लिए रेडी हो गया। हम हटा देते हैं, खुद का बना लेते हैं प्रोग्राम। क्या करेंगे दोस्तों? अब फंक्शन लिख लें। void str कॉपी
और कैरेक्टर स्टार PTR1 STR स्टार PTR1 ले लिया मतलब 100 और स्टार PTR2 मतलब 200। ये बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं STR1 भेज रहा हूँ तो ये 100 मतलब बेस एड्रेस पास कर रहा है, ये पहली स्ट्रिंग का ओसोप का। और जब STR2 भेज रहा हूँ मतलब 200, ये सेकेंड वाली जो एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी जिसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये उसका बेस एड्रेस है। तो दोनों पॉइंटर PTR1 यहाँ पॉइंट कर रहा है अभी और PTR2 यहाँ पॉइंट कर रहा है 200 पे। यहाँ तक की बात क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए। इमेज, ये फोटो जरूर बनाना आप, जब तक ये मेमोरी डायग्राम क्लियर नहीं होगा हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोड नहीं लिख पाएंगे। कभी कोड याद नहीं करना है, मेमोरी के साथ क्लियरिटी और स्टेप बाय स्टेप लिखें अपन, तो परफेक्शन आएगा कोडिंग का विदाउट एनी एरर। तो सिंगल सेमीकोलन की भी एरर नहीं आना चाहिए हमारे कोड में, पेपर पे हम इतने स्ट्रांग हो जाएं। अब देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं, पहली स्ट्रिंग को रीड करेंगे लूप लगा के। क्या करोगे आप, वाइल स्टार PTR1 नॉट इक्वल टू नल, और आपको याद होगा नॉट इक्वल टू नल भी अब ऑप्शनल है। मैं सिंपली वाइल स्टार PTR1 लिख देता यहाँ पर तो ही वैलिड है, क्योंकि नॉट इक्वल टू नल के बजाय जब ये स्टार PTR1 नल को पॉइंट करेगा तो ये उसकी आस्की वैल्यू 0 कैरी करेगा। और वाइल 0 मतलब हमने पढ़ा ही अभी तक कि जब लूप में इफ में कहीं भी 0 अगर यूज़ कर रहे हैं दैट इंडिकेट्स फॉल्स, तो वो अपने आप लूप से फिर बाहर आ जाएगा। नॉट इक्वल टू नल में सिर्फ अभी आपकी सुविधा के हिसाब से लिख रहा हूँ कि थोड़ा एक क्लैरिटी बनी रहे कि हमारा जो थॉट है, जो प्रोसेसिंग है, वो पूरा नॉट इक्वल टू नल के हिसाब से मूव करना है। क्या होगा देखो, अब आप वैल्यू एट 100, 100 पर वैल्यू कितनी है ओ नॉट इक्वल टू नल, ये 0 नहीं है, ओसोप का ओ है, ओ नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। ट्रू मतलब अब इस ओ को उठा के यहाँ कॉपी करना है अपने को, तो ये आ जाएगा स्टार PTR2 में मैं क्या रख दूं यहाँ पर स्टार PTR1। दोस्तों पॉइंटर कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। वैल्यू एट 100, 100 पर वैल्यू, 100 पर वैल्यू कितनी आई, ओ विल बी कॉपीड टू स्टार 200। 200 पर जो वैल्यू है वहाँ पर ओ हो जाए, ओ कॉपी हो जाए, तो ये असाइनमेंट आ गया, ओ कॉपी हो गया यहाँ पर 200 पर। अब समझो बात को आप, अब अगला जो वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, 101, मतलब 101 पर जो वैल्यू वो उठाना है और उसको कॉपी कहाँ पर करना है, जो वैल्यू 201 पे हो। मतलब PTR1 को भी इंक्रीमेंट करना है और PTR2 को भी इंक्रीमेंट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन पता लगा ओ के ऊपर ही ओवरराइट कर दिया। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हम ऑलरेडी डेटा कहाँ पर रख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हम लोग। तो क्या होगा देखो आप, अब क्या हो गया, PTR1++ मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, और PTR2++, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट मतलब कौन, नेक्स्ट कैरेक्टर। अरे इंटीजर होता तो हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट फ्लोट। ये चल रहा है कंटिन्यू, समझना अभी बात को आप क्लियरिटी के साथ। अब PTR1 बढ़ के कितना हो गया, अरे PTR1 हमारा हो गया 100 से 101, और PTR2 कितना हो गया 201, ये 101 पे आ गया, ये 201 पे आ गया, बढ़ाते जा रहे हैं एड्रेस को। अब देखो एस
नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, वैल्यू एट 101, 101 पर वैल्यू 201 पर कॉपी हो जाए, तो यहाँ पर कॉपी हो गया एस। फिर PTR 1 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस, मतलब 102 और 202, 102 पे आ गया पॉइंटर अब, और ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहाँ आ गया 202 पे। अगेन ओ नॉट इक्वल टू नल, ओ नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। फिर ये वैल्यू एट 102 कहाँ पे कॉपी हो जाए 202 पे, तो 202 पर वैल्यू कितनी आ जाए ओ। आप ध्यान रखना एक एक कैरेक्टर करके कॉपी कर रहे हैं अपन, यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो भी अंदर यही कर रहा है एक बार में कैरेक्टर, क्योंकि सी में या ओल्ड CPP के जो वर्जन है उनमें हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। हाँ, CPP में लेटेस्ट जब क्लास ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो रेफरेंसेस का एडवांटेज मिलेगा वहाँ पर करने के लिए। तो ये 102 के बाद प्लस प्लस दोनों आ गए वापस, डेट इज 103 और 203। ये फंडा क्लियर होना जरूरी है कि मैं एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि पॉइंटर मूव होगा। क्लियर। अब P नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, तो P कॉपी कर दिया वैल्यू एट 203, 203 पे वैल्यू कितनी आ जाए P। अब इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 104 और 204, दोनों बढ़ गए, यहाँ आ गए वैल्यू एट 104। अब 104 पे तो नल कैरेक्टर आ गया, तो नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। फॉल्स मतलब बाहर आ गए। अब हमें लगेगा कि फंक्शन फिनिश हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब मैं पूरी स्ट्रिंग कॉपी करता हूँ या रीड करता हूँ तो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है। यहाँ पर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको कॉपी कर रहा हूँ, वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो जब मैं एक एक कैरेक्टर को कॉपी करता हूँ, रीड करता हूँ, तो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक इंसर्ट नहीं होता। मतलब इस प्रोग्राम में क्या होगा, अगर मैं यही क्लोज कर दूं बिना कुछ रिटर्न करे तो ये तो कॉपी हो गया डेटा तो ओसोप, लेकिन नल कैरेक्टर यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। तो नल के लिए क्या तरीका होगा, PTR2 कहाँ पर है अभी, PTR2 इज पॉइंटिंग टू 204, दिख रहा है आपको, क्योंकि एंटर होके बढ़ा ही नहीं अभी वो। तो फिर यहाँ आके मैं लिख दूंगा स्टार PTR2 असाइंस नल कैरेक्टर, वी कैन असाइन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। वो पहले भी कर रहे थे अभी, OSOP हमने इसे कॉपी किया था एक एक कैरेक्टर करके। तो ये PTR2 मतलब क्या हो गया, ये नल कैरेक्टर आ गया यहाँ पर। क्लियर स्टेप। और ये बिना कुछ रिटर्न करे एंड ऑफ द फंक्शन। तो दोस्तों ये एक बहुत प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी होना जरूरी है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में क्या होता है, सेकेंड पैरामीटर फर्स्ट में कॉपी होता है। जो हमने बनाया खुद ने उसमें फर्स्ट को हमने किस में कॉपी किया, सेकेंड में। अब इस पूरी प्रोसेस के बाद यू विल सी कि नल विल बी इंसर्टेड एट 204। उसके बाद फिनिश, कुछ रिटर्न करा नहीं क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। मैं रिटर्न PTR2 लिखूंगा तो एरर है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो ये जब रिटर्न होगा तो आपको दिख रहा है कि मैंने सारे चेंजेस कहाँ पर किए, मेन प्रोग्राम में। अरे STR1 STR2 ने मेमोरी कहाँ पर रिजर्व की है, ये मेन प्रोग्राम में अलोकेशन हुआ है। फंक्शन में मैंने दोनों के एड्रेसेस को पास किया, मतलब फिजिकली ना तो STR1 मूव हुई ना STR2 मूव हुई। ये फ़ायदा है जब मैं ग्रुप डेटा पे काम करता हूँ, ग्रुप एलिमेंट्स पे काम करूँगा तो उनको मुझे बार बार मेमोरी क्रिएट नहीं करना है। एक बार उनकी जो भी लोकेशन है, जो फिजिकल मेमोरी एरिया उनको अलोकेटेड है, उसी एरिया में जाके आपको डेटा अपडेट करना है, चेंजेस करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करेंगे। तो ये पॉइंटर की खूबसूरती है, ये पावर है कि हम लोग बड़ी आसानी से फंक्शन के अंदर बैठे बैठे कहाँ पे डेटा मॉडिफाई कर पा रहे हैं, मेन प्रोग्राम में। तो ये एक्चुअल पॉइंटर का पावर है, यूटिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर फंक्शन, स्ट्रिंग, पॉइंटर
सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं और इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीके से आप कमांड कर लोगे कि आपको ये कॉन्फिडेंस फिर कहीं और नहीं मिलेगा। ओसोप कोडिंग इसी बात के लिए कमिटेड है, यूनिक कंटेंट डिलीवरी एंड जीरो एरर प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिले। यू डिज़र्व फॉर दैट। क्लियर? तो दोस्तों ये एक प्रोग्राम है हमारा जो एक गिवन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर रहा है फंक्शन के थ्रू, और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने लिखा है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी आपको क्लियर हो चुका है। अब लगभग मैं हर प्रोग्राम में कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन अवेलेबल है तो वो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपके सामने, मेमोरी मैनेजमेंट आपके सामने, मेन प्रोग्राम फंक्शन दोनों आपको क्लियर है। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।